ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज़ काफ़ी समय से मेरे वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है वीडियोस बनाने का। और लेकिन ऐसे में भी मैं देख रहा हूँ कि चैनल पे बहुत इंटरेक्टिव चला हुआ है। अभी तक लोग जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं, और हर दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए अपने चैनल के ऊपर। और बहुत सारे लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रैक्टिसेस को समझना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे में। तो मुझे लग रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि मैं अपने ऑर्चर्ड में अभी क्या करने की सोच रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो, अगर आपके ऑर्चर्ड में इस तरह के लीव्स है जिसके ऊपर से क्लोरोफिल जो है वो चाट लिया गया है, तो आप समझ लीजिए कि आपके माइट आई हुई है बहुत ज़्यादा। जैसे इस लीफ के ऊपर आप देख सकते हो, क्लोरोफिल जो है वो चट कर गई है माइट। तो इस कंडीशन के आने का मेन रीज़न होता है कि टेम्परेचर जो है वो जब एक्सट्रीमली हॉट हो जाते हैं, जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लीफ टेम्परेचर 25 से ऊपर चले जाते हैं। और 25 डिग्री से ऊपर जाने पे, मतलब आप ज़्यादातर लीफ को ऐसे टच करके, अभी तो ठंडा है पर आप अगर गर्म महसूस कर सकते हो डे टाइम में, ख़ास तौर से 1 बजे 2 बजे के करीब, तो आप समझ जाओगे कि लीफ का जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा है कि प्लांट जो है फ़ोटोसिंथेसिस अब नहीं कर पाएगा। और ऐसे में जब फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो प्लांट के पास अपने को चलाने के लिए एनर्जी नहीं बचती है, और शुगर बिल्ड नहीं होते। तो एनर्जी लेवल जैसे ही घटता है प्लांट का, तो वो अपनी प्रोटीन डाइट पे आ जाता है। मतलब जो उसने प्रोटीन बिल्ड किए होते हैं ओवर द टाइम, वो चाहे एमिनो एसिड से किए होते हैं, चाहे आप नाइट्रोजन की जो सप्लाई दे रहे हो उससे किए होते हैं, तो वो प्रोटीन डिप्लीन होने शुरू हो जाते हैं। और वो जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उससे प्लांट एनर्जी कंज्यूम करता है। सो बेसिकली जैसे हम लोग अगर कंटिन्यूसली अगर फूड नहीं खा पा रहे हैं, तो हमारे जो मसल्स है बॉडी के, वो डिप्लीन होने शुरू हो जाते हैं, और मसल को खाना शुरू कर देती है बॉडी। तो ये हाई एल्टीट्यूड में हम लोगों के साथ काफ़ी होता था कि मसल जो है वो वीक हो जाते थे। तो ये कंडीशन है इस टाइम पे प्लांट की, कि फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, सब कुछ होने के बावजूद भी, सारे न्यूट्रिशन होने के बावजूद भी, क्योंकि लीफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में लीफ सरफेस के ऊपर जो भी प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं, वो जो प्रोटीन है वो अमोनिया फॉर्म में लीफ के ऊपर आ जाते हैं, और उसको चाटने के लिए जो है माइट आती है। माइट जो है हेल्दी पत्तों को नहीं चाट पाती। जैसे इस लीफ के ऊपर माइट होने के चांस नहीं है, क्योंकि इसके प्रोटीन अभी तक डिप्लीन नहीं हुए हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माइट हमें हमारे ऑर्चर्ड में क्यों आ रही है। तो अपने को ठंडा रखने के लिए प्लांट जो है वो अपने फ़ोटोसिंथेसिस बंद होने के बाद जितना भी पानी है वो रूट जोन से खींच के यहाँ से बाहर निकालता है। जैसे हम स्वेटिंग करते हैं वैसे ही सेम प्लांट भी करते हैं। तो उस प्रोसीजर के थ्रू प्लांट जो अपने को ठंडा रख पा रहे हैं। अब लेकिन पिछले 2.5-3 महीने से अच्छी बारिश हुई नहीं है, और मॉइस्चर की कमी है पूरे ऑर्चर्ड्स में। तो ऐसे में प्लांट जो है वो अपने को ठंडा नहीं रख पाता, और जो भी प्लांट ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है, वो अपनी प्रोटीन वाली एनर्जी पे, मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेने पे मजबूर हो जाता है। और फिर वहाँ पे लीफ सरफेस के ऊपर जो है, स्पेसिफिकली बैक साइड में, तो वहाँ पे अमोनिया की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और अमोनिया की मात्रा बढ़ने के बाद उसको चाटने के लिए वहाँ पे माइट आ जाती है। वो अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है। तो इसी प्रोसीजर को रिवर्स करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो, फ़ोटोसिंथेसिस को वापस रीस्टार्ट करने के लिए आपको पानी की अवेलेबिलिटी देनी होगी। और मैं समझ सकता हूँ ये हास्यास्पद है, ऐसे में पानी कहाँ से लेके आएंगे ऑर्चर्ड में।
और वही मैं आजकल मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं तो व्हीकल में काफ़ी दूर से रेगुलरली लोड करके लेके आ रहा हूँ पानी को, और जितना हो सके इसके रूट जोन के आसपास जो है वाटरिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 दिन पहले हम लोगों ने वाटरिंग की है, पानी डाला है अभी, तो सॉइल जो है अभी थोड़ी मॉइस्ट है। तो ये मॉइस्चर जो है ये कुछ हद तक प्लांट की जान को जो है वो बचा रहा है। लेकिन मॉइस्चर से भी इनफ नहीं है कि प्लांट के अंदर स्ट्रेस ना हो, क्योंकि टेम्परेचर जो है एप्पल की जो ग्रोइंग कंडीशंस है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ऐसे में थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा जाता है और प्लांट के अंदर स्ट्रेसेस आते हैं तो फ्रूट ड्रॉपिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, और उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, स्पेसिफिकली लोअर एलिवेशंस में। जैसे मेरा एलिवेशन यहाँ से लोअर जो एलिवेशंस है, तो ये जो फ्रूट ड्रॉपिंग है ये बहुत कॉमन है आजकल। और इससे इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बाकी जो फ्रूट पीछे बच जाएगा उसमें साइज़ में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा जब टेम्परेचर डाउन हो गए, बारिश आएगी और स्ट्रेस कंडीशन थोड़ी हटेगी। और सिमिलरली उसी तरीके से माइट भी जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। और कुछ ऑर्चर्ड्स जहाँ पे नाइट्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वैसे तो अभी ज़्यादातर लोग यूरिया की तरफ शिफ्ट हो गए, उस एरिया में आपको वूली एप्पल एफिड की या स्केल की दिक्कत ज़्यादा आएगी। तो जब वो प्रोटीन और ज़्यादा ब्रेक डाउन हो के नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है अमोनिया भी, तो उसको चाटने के लिए फिर सकिंग पेस्ट आते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है वूली एप्पल एफिड। तो ये धारणा रही है कि जब भी ऑर्चर्ड्स में बारिश होती है, स्पेसिफिकली जब मानसून आता है, तो वूली एप्पल एफिड जो है वो मर जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं एक तरह से। तो ऐसा माना जाता है कि पानी से शायद वो मर जाते हैं, बट उसका मेन रीज़न पानी से मरना नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है कि प्लांट जो है वापस प्रोटीन बनाने शुरू कर देता है, और वो प्रोटीन जो है वूली एप्पल एफिड डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो ऐसे में हमारा काम क्या है कि हम प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है उसको वापस लेके आएँ। उसके लिए अगर हमें काम करना है तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वाटर, और उसके अलावा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे बस में नहीं है कंट्रोल करना, लेकिन सुबह और शाम में फ़ोटोसिंथेसिस होता रहे, इसके लिए हम पानी का अगर प्रावधान कर पाएँ तो वो इस समय पे बेस्ट रहेगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो 2 से 3 दिन वर्क करेगी। जैसे आप एक तो डायरेक्ट इसको फीड कर सकते हो मोलेसिस से, मतलब कि काले गुड़ से। आप 2 किलो एक ड्रम में काला गुड़ डालिए, साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हो सीवीड, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि कैसा सीवीड है, वो भी एक हेल्प देगा, वो भी एड करेगा प्लांट को स्ट्रेस से बचाने के लिए। और तीसरी चीज़ है कि माइट का असर अगर ज़्यादा है, जैसे मेरे ऑर्चर्ड में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, ख़ास तौर से लोअर पोर्शन में, तो ऐसे में माइट अगर आपके ज़्यादा आ रही है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास मॉलिब्डेनम का प्रावधान है तो आप उनके साथ मॉलिब्डेनम जो है वो आप अपने ऑर्चर्ड में डाल सकते हैं। लेकिन ये भी जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ ये 3 से 4 दिन काम करेगा, और उसके बाद फिर से जैसे आपको हर दिन खाने की ज़रूरत होती है उसी तरीके से पेड़ को भी होती है। तो फोटोसिंथेसिस से अगर फूड नहीं आ पा रहा है
तो जो आपने इसको फीड किया है वो 3 से 4 दिन ही चलेगा और आपको ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करना पड़ेगा और तभी आप जो है सरवाइव कर पाओगे। अगर आप पानी बिल्कुल भी नहीं डाल पा रहे हो तो ये आपके लिए एक मैंडेटरी थिंग है कि आप मोलेसिस और सीवीड का इस्तेमाल कीजिए इस समय पे। और मैग्नीशियम सल्फेट भी आप डाल सकते हो। जितना भी न्यूट्रिशन है आप इवनिंग में डालें, सुबह भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। आई थिंक 6 बजे के करीब धूप आ जाती है और उसके बाद 6:30-7 बजे तक फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट स्पेसिफिकली इस एलिवेशन में और इससे नीचे बंद हो जाता है, तो न्यूट्रिशन अपटेक बंद हो जाती है, प्लांट कुछ भी लीफ के थ्रू नहीं ले पाता है। इवनिंग टाइम में इस समय पे, जैसे अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, इस समय पे आप अपना स्प्रे को शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर डिप होते रहेंगे प्लांट जो है थोड़ा वापस जागना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से आप प्लांट की जो हेल्थ है उसको थोड़ा मेंटेन रख सकते हो। लेकिन इस समय पे प्लांट को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, पानी की। और जैसे करके भी आप अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे ये जो मेरे सामने प्लांट है, इसकी कैपेसिटी है कि इसको एक बार में अगर 30 से 40 लीटर पानी मिल जाए तो ये हफ्ता सरवाइव कर सकता है। तो जो भी लोग मैनेज कर सकते हैं आप पानी को मैनेज कीजिए और न्यूट्रिशन पे आप ये चीज़ें अभी इनिशियली इस्तेमाल कर सकते हो जब तक बारिश नहीं आती है। उसके बाद लीफ की हेल्थ के लिए वापस आप एमिनो एसिड्स डाल सकते हो, लेकिन अभी वो फिर से डिप्लीन हो जाएंगे क्योंकि अगर यही टेम्परेचर रहता है जो कि एक्सट्रीम है, 35-36 डे टाइम में जा रहा है, लीफ टेम्परेचर तो और ज़्यादा जा रहा होगा क्योंकि 37 डिग्री अगर बॉडी टेम्परेचर है और डे टाइम में आप लीफ को टच करो तो काफ़ी गर्म लगता है, ऐसे लगता है 46-47 के करीब। तो पेड़ जो है अपने को ठंडा नहीं रख पा रहा है, इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस है। सनलाइट यूवी जो है बहुत हाई है इस साल और इस वजह से प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है ऑर्चर्ड्स के अंदर। तो हम लोग कंटिन्यूसली पानी डाल रहे हैं ऑर्चर्ड में और कुछ भी नहीं कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। लास्ट हमने जब रेन आई थी उसके बाद माइट को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए समर ऑयल की स्प्रे की थी, उसके बाद से अभी तक कोई स्प्रे नहीं हुई है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि पूरे ऑर्चर्ड में अभी तक फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट फंगीसाइड इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अभी तक हो भी जाता था अगर ज़्यादा बारिशें रहती, जैसे लास्ट ईयर जून में एक आधी स्प्रे हो जाती थी। बट इस साल फंगस का कोई निशान नहीं है और ना ही मैंने कोई अभी तक स्प्रे की है। अल्टरनेरिया मार्सोनिना तो शायद उनके तो स्पोर्स भी ख़त्म हो गए होंगे ऐसी कंडीशन में। तो बहुत ही एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशंस है और ऑर्चर्ड्स की हालत काफ़ी ख़राब है। पेड़ बहुत सूख रहे हैं, आसपास में भी मैं देख पा रहा हूँ। और जो भी वीक प्लांट्स थे, जो पहले जिनको कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स थे, तो वो प्लांट जो है वो जल्द से जल्द मरने की कगार पे पहुंच चुके हैं और क्रॉप्स को बचाना मुश्किल हो रहा है। ड्रॉपिंग इस समय पे मैं मानता हूँ अच्छी है क्योंकि प्लांट अपने स्ट्रेस को कम कर पा रहा है, फ्रूट लोड को कम करके। और अभी हमारा मेन मोटिव सिर्फ क्रॉप को बचाना नहीं है, मेन मोटिव है प्लांट्स को बचाना, कि जितने ज़्यादा प्लांट्स हम इस बार सेव कर पाएँ उतना अच्छा है। जैसे ये वाला जो प्लांट है काफ़ी ओल्ड ट्री है ये, तो अभी तक सरवाइव किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये अगले 2-3 साल जो है वो सरवाइव कर पाएगा। ये जो लीव्स ऐसी हो रही है ये कैंकर है और इसको कुछ भी दूसरी आप बीमारी मत समझिए, ये गारंटीड कैंकर है और ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, बैक्टीरियल कैंकर है और ये रुकने वाला नहीं है। जिस प्लांट में ये आ गया वो सूखना ही सूखना है, स्लोली डाई कर जाएगा प्लांट। आप जितना लेट तक रख सकते हो। पोस्ट हार्वेस्ट में आप कॉपर एज न्यूट्रिशन यूज़ करिए, नॉट एज सर्फेक्टेंट। जैसे
एमिनो एसिड के साथ आप कॉपर का इस्तेमाल कीजिए, तो प्लांट जो है वो थोड़ा कोप कर जाएगा इनके साथ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ। तो ये कैंकर को रोकना बहुत मुश्किल है ऐसी कंडीशंस में। जिनके ऑर्चर्ड्स में भी इस तरीके के येलो लीव्स आ रहे हैं, वो समझ जाइए कि ये कैंकर है और इससे पेड़ को बचाना बहुत मुश्किल है। तो अपना विंटर्स में या पोस्ट हार्वेस्ट कॉपर की स्प्रेज के ऊपर आप काफ़ी फोकस रखिए अगर आपके ऑर्चर्ड्स में ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशंस है, कुछ भी इसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा। स्पेसिफिकली फंगीसाइड तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो फंगस को किल करता है। और यहाँ पे अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ रहे हैं। नाशपाती में भी ये देखे है, काफ़ी नाशपातियाँ सूख रही है। कुछ तो रस्ट माइट से भी सूख रही है। रस्ट माइट नाशपाती में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन सेब में तो इस साल रेड माइट ने ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। और अगर आप रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस अभी स्टार्ट ही कर रहे हो या फिर अभी नहीं करते हो, तो जो भी आप दवाइयाँ डाल रहे हो माइट के लिए, वो ज़्यादा हार्श मत डालिए जिसमें आपको बहुत नुकसान हो। तो आप कोई भी दवाई डालने से पहले उसके ट्रायंगल ज़रूर चेक करें कि वो येलो ट्रायंगल तो नहीं है। अगर है तो एटलीस्ट आप अच्छे मास्क का इस्तेमाल करें, और वहाँ से गाय के लिए बिल्कुल भी घास मत लेके जाएं, इनफैक्ट मॉनसून के बाद भी, क्योंकि उसको डिप्लीन होने में बहुत समय लगता है। और अगर आपको लगता है कि आपको कंट्रोल करने हैं, पेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप सेफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल करें जिनके ग्रीन ट्रायंगल्स है। जैसे माइट को कंट्रोल करने के लिए आप मेडन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके कंपैरेटिव मैजिस्टर जो है वो येलो ट्रायंगल है, वो काफ़ी ख़तरनाक है। तो उसका इस्तेमाल करते हुए आपको बहुत सेफ्टी बरतनी चाहिए। और ये भी आप ध्यान रखें कि घास जो है वो गाय के लिए ना जाए, क्योंकि फिर मिल्क से वही पॉइज़न जो है हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर आपको इस्तेमाल करना ही है पॉइज़न में, तो ग्रीन ट्रायंगल में अभी मोवेंटो जो है वो सेफ़ है काफ़ी। और लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में देखा गया है कि वो इतना अच्छा काम नहीं करता है। वो पहले ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत ही महंगा है। तो पेस्ट की अगर ज़्यादा समस्या है तो आप सेफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल करें। और मैं तो झेल जाता हूँ कीड़ों के अटैक को, ऐसे ही पेड़ डैमेज, फ्रूट डैमेज होता रहता है, लेकिन पॉइज़न नहीं करता हूँ मैं। और कुछ लोग पॉइज़न ना करके जो भी ओवर क्रॉप होती है ऐसे डैमेज हुई हुई, उसको ऐसे झाड़ देते हैं। इस टाइम पे, इस समय पे जो भी आपका बी ग्रेड है वो सब निकल जाता है। तो इंसेक्ट डैमेज इस साल काफ़ी ज़्यादा है अगर किसी ने पॉइज़न का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अभी मुझे यही लग रहा है कि पानी के अलावा पेड़ को और कुछ बचा नहीं पाएगा। तो अगर आप लोग पानी का इस्तेमाल या पानी की अवेलेबिलिटी कर सकते हो ऑर्चर्ड में, तो वो ही बेस्ट रहेगा। भले ही आप ब्लॉक वाइज करें, जो आपके वीक प्लांट्स है उनको सेव करें, और जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्वालिटी वाइज अच्छे है, उनको सेव करें। मल्चिंग करें, ड्राई घास आसपास से मिल सकती है अगर घास फूस, तो मल्च करते रहें सॉइल को। जैसे ये ईयर के शुरू में ही हम लोगों ने मल्च किया है, तो अगर आप एक बार वाटरिंग कर दो तो पानी जो है बहुत समय तक बचा रहता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतना मॉइस्चर होने के बावजूद भी पेड़ के अंदर स्ट्रेस नहीं है। पेड़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि वो टेम्परेचर का स्ट्रेस है, ड्राइनेस का स्ट्रेस है। एनवायरनमेंट इतना ड्राई है कि हमारी स्किन से भी पानी को बाहर खींच रहा है, मतलब कि रिवर्स ऑस्मोसिस चला हुआ है अभी एयर के साथ भी। और
हमारी जो स्किन है वो आरओ मेम्ब्रेन की तरह भी काम कर रही है, तो पेड़ के साथ भी सेम चीज़ हो रही है। काफ़ी एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस है, पानी जितना मर्जी डालो कम है। हाँ, लेकिन आप डालेंगे तो पेड़ जो है धीरे धीरे रिवाइव करेंगे और आगे फ़ायदा रहेगा उनके लिए। जैसे ही पहले मानसून शावर्स आते हैं तो वो थोड़ा सा प्लस मिलेगा और अपना फ्रूट साइज़ को डेवलप करने में उनको आसानी रहेगी। बाकी पत्तों की समस्या इस साल बिल्कुल नहीं है, स्पेसिफ़िकली जो फंगस से रिलेटेड समस्याएं थी, क्योंकि फंगीसाइड की स्प्रे ना होने के बावजूद भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं है लीफ ख़राब होने का। तो अगर आपने अभी कोई प्लान किया है रिसेंटली फंगीसाइड करने का, तो अभी अवॉइड करें हफ्ते 10 दिन तक, स्पेसिफ़िकली पाउडर वाली, क्योंकि वो भी माइट का कारण बनता है। लीफ के सरफेस के ऊपर अगर ज़्यादा पाउडरी हो जाए कंडीशंस, तो वो भी ज़्यादा इसको हीट अप करती है और वो भी काफ़ी माइट को बुलावा देती है ऐसी कंडीशंस। जैसे रोड साइड के ऑर्चर्ड्स में देखा गया है कि माइट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ से धूल उड़ के पत्तों पे चिपकती रहती है और लीफ की टेम्परेचर ज़्यादा जाने में वो सहायक होती है। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कब कब वीडियोस डाल पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा ऑर्चर्ड का मैनेजमेंट भी मुश्किल हो रहा है और तबीयत भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है पिछले कुछ समय से। लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा कि जो भी मैं प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मैं थैंक यू ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप लोग अभी तक कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल बिल्कुल एक्टिव है और अच्छा लग रहा है कि लोग जो है जेन्युइनली सीखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम रीजेनरेटिव प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। और सब्सक्राइबर्स अभी भी आ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आगे चल के कोशिश मैं करता रहूँगा कि वीडियोस मेरे आते रहे।